हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 राजनीति विज्ञान डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपना पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है अब कल ही है। तो कल और परसों के जो डेट में आपका एग्ज़ाम है, तो आपको किस तरीके से अपने आप को यहाँ पर जो है बिल्कुल प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप ना जो है बुक का जो अपेंडेक्स है उसको आप चेक करेंगे, जिसमें आपके यूनिट दे रखे हैं। तो यहाँ पर 3 यूनिट दे रखे हैं खाली, ठीक है। अब 3 यूनिट में से सबसे पहले जो है एक चीज़ आपको देखनी है कि यूनिट नंबर 1 के अंदर जो आपका सबसे पहला लेसन है, आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। तो यहाँ पर यथार्थवाद का मतलब होता है रियलिज्म, यानी कि जो वास्तविकता है उसके बारे में बात की जाती है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे टॉपिक्स अच्छी तरीके से क्लियर करने हैं, क्योंकि अगर जब आपके पास टाइम नहीं है तो आपको सिर्फ क्या देखना है कि आदर्शवाद क्या है और यथार्थवाद क्या है, इसको समझ लेना है, ठीक है। और इसके ना कुछ पॉइंट्स होंगे, यानी कि जो हेडिंग्स होती हैं, फिर उसके अंदर सब पॉइंट्स होते हैं। तो उन्हें आप एक पेज पर लिख लीजिए, और उन्हें पेज पर लिखने के बाद में आप उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखिए फास्ट फॉरवर्ड में, और उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा समझिए कि वो क्या बताने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। उसके अंदर दूसरे वाले यूनिट में भी और दूसरे वाले क्वेश्चन और लेसन के अंदर भी, जैसे उदारवाद से नव उदारवाद संस्थागत। तो अब उदारवाद से नव उदारवाद क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझना है, और इसमें भी क्या करना है आपको, हेडिंग और इसके जो सब पॉइंट्स होंगे, जो इसके पॉइंट्स होंगे, उन्हें आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है संरचनात्मक दृष्टिकोण, विश्व प्रणाली दृष्टिकोण और निर्भरता। सेम यही चीज़ें करनी है आपको इस वाले टॉपिक के, इस वाले चैप्टर के साथ भी। और फाइनली जो आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है वो पढ़ना है नारीवाद दृष्टिकोण, जे एन टिकनर। नारीवाद के ऊपर आपको ज़रूर पढ़ लेना है, क्योंकि नारीवाद जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका आएगा ही आएगा। तो नारीवाद से आप समझते ही होंगे, यानी कि जो भी नारी के प्रति जो सम्मान की बात करते हैं, उनको हक दिलाने की बात करते हैं, वो सभी नारीवादी कहलाते हैं। अब इसी में एक और डेफिनेशन जो आपको बहुत पर्टिकुलर रूप से याद भी कर लेनी है, जैसे साइमन डी वूवियर जो है, एक लेडी है, साइमन डी वूवियर ने कहा था कि स्त्री जो है जन्म से स्त्री नहीं होती, उसे समाज स्त्री बना देता है। तो ये डेफिनेशन आप ज़रूर लिखिएगा नारीवाद के क्वेश्चन के अंदर। मैं फिर बता देता हूँ आपको कि साइमन डी वूवियर ने बोला था कि स्त्री जन्म से स्त्री नहीं होती, उसे समाज स्त्री बना देता है। तो ये डेफिनेशन जो है नारीवाद वाले क्वेश्चन के अंदर आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, साइमन डी वूवियर के द्वारा। तो जिससे कि आप एग्जामिनर पर जो है एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसके बाद में यूनिट 2 पर जैसे ही आप आओगे, यूनिट 2 पे सबसे पहली चीज़ें देखो, द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर शीत युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैंने वीडियो बना रखी है द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के बारे में, इसके जो है उसकी समाप्ति के कारण जो थे, और सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ था, उसके क्या कारण थे। तो ये वीडियोस बनी हुई हैं, इनको कुछ नहीं करना आपको। मैंने सारी वीडियोस जो है पार्ट 1 में, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे बना रखी है। 2-2, 3-3 मिनट की वीडियो है, जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स क्लियर कर रखे हैं। आपको सिर्फ एक रजिस्टर या फिर एक पेज ले लेना है, और उस पर सिर्फ पॉइंट लिख लेने हैं, जिससे कि आपको पेपर में ज़्यादा टेंशन ना लेनी पड़े। सिर्फ पॉइंट्स आपको लिखने हैं, और उस पॉइंट्स को आपको ऑब्जर्व करना है, समझना है कि उसमें क्या बताया गया है। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि पूरी बुक हो जाएगी, पर इतना टाइम है कि पूरी बुक में से हम कुछ ज़रूर कर पाएंगे। उसके बाद में जैसे ही आपका, जैसे सोवियत संघ के पतन के क्या कारण थे, ठीक है, सोवियत संघ का पतन कैसे हुआ था, शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण थे, द्वितीय विश्व युद्ध कैसे ख़त्म वो स्टार्ट हुआ, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं। उसके बाद में जैसे ही आप इसके पार्ट सी में जाओगे कि शीत युद्ध के बाद का जो दौर है, शक्ति के उभरते केंद्र, जैसे यूरोपीय संघ हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, ये ना टिप्पणी में लिखने के लिए आएगा आपको, यानी कि शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा। और शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपको टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि इसकी भी सारी वीडियोस बनी हुई हैं, यूरोपीय संघ की, चीन की, रूस की और जापान की। तो इंडिविजुअल वीडियो बनी हुई है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जो है उन टॉपिक्स को चेक करना है, और वही मैंने आपको बोला कि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में उसको लगाकर और पेन कॉपी लेकर सबसे पहले जैसे यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संघ को लिख लिया ऊपर। उसके बाद में यूरोपीय संघ के जो भी पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं, उन पॉइंट्स को आप हल्का हल्का लिख लीजिए और वीडियो को सुन लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पेपर के अंदर पूरा का पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट याद आया, आप आराम से अंदर का उसमें मटेरियल जो है लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका यूनिट नंबर 3 आएगा, और उसके बाद में आपका ये जो पूरी बुक है वो ख़त्म हो जाएगी। यूनिट नंबर 3 में भारत की विदेश नीति, सिद्धांत और उद्देश्य, इस पर भी वीडियो बनी हुई है कि भारत की विदेश नीति क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। तो ये भी आप आराम से बहुत अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, सिर्फ मेन हेडिंग और उसके बाद में जो उसके सब पॉइंट्स हैं उन्हें लिखना है, बाकी वीडियो को देखना है, और उसके बाद में आप आराम से अपने पेपर में आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसको हम नेम भी कहते हैं, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी कहते हैं, इसकी शुरुआत जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के अंदर इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद में जो है यहाँ पर जो भी इसकी डिटेल्स होगी वो आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी, वो आप उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद में वही जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सारी वीडियो देखने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो के साथ में ही आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है, और जो भी वीडियो का मेन टॉपिक है उसे लिखना है।
है और उसके जो सब पॉइंट्स आएंगे, जो भी मैंने जो अलग कलर से हाईलाइट कर रखा है, तो येलो कलर से तो मैंने पूरा मटेरियल हाईलाइट कर रखा है, और जितना भी पर्पल या फिर पिंक कलर से जो भी हाईलाइट कर रखा होगा वो सब पॉइंट्स हैं। उन सब पॉइंट्स को लिख लेना और उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेना, जिससे कि आपको एग्जाम में कुछ अंदर का मैटर याद आए ना आए, पर अगर आपको सब पॉइंट्स याद आते हैं तो आप उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद में लास्ट आता है आपका भारत एक उभरती शक्ति। तो सिंपल सी बात है, भारत जो है बताया गया व्हेन वी गॉट फ्रीडम इन 1947, जब से लेकर आज तक भारत जो है बहुत ही तेज़ी से आगे विकास कर रहा है हर चीज़ के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर। तो यहाँ पर जो है भारत की सिर्फ आपको तारीफ़ करनी है और भारत के बारे में आपको जो है इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें बतानी है। तो थोड़ा बहुत आपको इसको हल्का सा समझ लेना है, हल्का सा देख लेना है, और बाकी आपको आई होप कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी और पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। सारी वीडियोज़ आपकी जो है अवेलेबल है, और अगर आपको मेरी वीडियो समझ में नहीं आती है तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना रखे हैं, आप वो वीडियो देखिए। और वो भी समझ में नहीं आता है तो आपको सिर्फ जो मैंने पॉइंट बताए हैं वो करो, कि वीडियो देखो, उसका मेन पॉइंट लिखो, उसकी सब पॉइंट्स लिखो, सब पॉइंट्स के ऊपर काम करो, यानी कि सब पॉइंट्स अपने माइंड में याद रखो। सिंपल सी बात है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे कि आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा, कि अगर आपका आ जाए कि भाई सोवियत संघ का जो है पतन क्यों हुआ, ठीक है, तो सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ या फिर शीत युद्ध की समाप्ति के बाद में ना क्या परिणाम निकले, तो सबसे पहला परिणाम कि भाई हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। ठीक है, हथियारों की होड़ समाप्त हो गई, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संबंध बदल गए, अमेरिका महाशक्ति बन गया। तीसरा पॉइंट हो गया नए नए देशों का उदय हुआ। तो ये जो 3 पॉइंट हो गए ये सब पॉइंट्स हैं, आपने ये याद कर लिए कि भाई यहाँ क्या सबसे पहला क्या हुआ, हथियारों की होड़ खत्म हो गई। अब इसके अंदर तो आप अपने आप लिख लोगे कि जो 2 बड़ी बड़ी महाशक्ति थी आपस में लड़ रही थी और शीत युद्ध के हो जाने की वजह से क्या हुआ, क्या कहते हैं, हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। तो ये अंदर आप उसके अंदर लिख सकते हो। महाशक्ति जैसे मैंने आपको बताया, दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, कि शक्ति संबंध बदल गया, अमेरिका महाशक्ति बन गया। तो इसमें भी आप बता सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकलौती महाशक्ति अमेरिका है, और पहले बहुत सारी शक्तियाँ थी, बहुध्रुवीय विश्व था, और अचानक से क्या हुआ, जब ये युद्ध हुआ तो उसके बाद में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ एक महाशक्ति यानी कि अमेरिका बचा। तो इसके अंदर भी आप थोड़ा बहुत अपने उससे अंडरस्टैंडिंग से आप लिख सकते हो। लास्ट में नए देशों का उदय, तो नए देशों का उदय तो आप बोल सकते हो कि सोवियत संघ के खत्म हो जाने के बाद में नए देशों का उदय कैसे, क्योंकि वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना था। तो इसके अंदर का आप बता सकते हो कि सोवियत संघ जो है 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, और जैसे ही सोवियत संघ का पतन हुआ 1991 के अंतर्गत, उसके बाद में विश्व में नए नए देशों का उदय हो गया। तो ये भी क्या था, सोवियत संघ के पतन का परिणाम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, और जो भी अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई भी रिक्वेस्ट है, आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।